डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन हेवन। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर अनंत प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा स्वर्ग में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डॉक्टर जीन पियाजे के बारे में पढ़ेंगे। सीटेट हो, एस्टेट हो, बीएड हो या किसी भी हायर एजुकेशन में यदि जीन पियाजे से प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपका एक भी प्रश्न नहीं पूछेगा। यह एक ऐसा टॉपिक है जीन पियाजे जिनसे प्रश्न रहता ही रहता है। तो जुड़ रहिए हमारे साथ और चलिए जीन पियाजे से संबंधित सभी प्रश्नों को आज देखते हैं। जीन पियाजे एक स्विस मनोवैज्ञानिक थे जिनका जन्म 1886 ईस्वी में स्विट्जरलैंड में हुआ था। यह भी प्रश्न आपको पूछा जा चुका है, कहाँ हुआ था जन्म? स्विट्जरलैंड में। आधुनिक युग में ज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में जीन पियाजे ने क्रांति पैदा कर दी। उन्होंने अपनी थ्योरी में बताया कि बालक का संज्ञानात्मक विकास कैसे होता है। बालक का संज्ञानात्मक विकास किसका देन है? तो यह जीन पियाजे का पूछा हुआ प्रश्न है आपका, और उसके विकास में क्या क्या स्तर है इसके बारे में उन्होंने बताया। तो संज्ञानात्मक विकास ये क्या होता है? संज्ञानात्मक विकास से आशय है बौद्धिक विकास। संज्ञानात्मक मतलब बौद्धिक विकास। जीन पियाजे के अनुसार बालक का बौद्धिक विकास क्रमबद्ध तरीके से होता है, यानी एक सीक्वेंस में होता है। जैसे बच्चा भूख लगने पर रोता है, अर्थात वो अपने भावात्मक पहलुओं को विभिन्न क्रियाओं के जरिए व्यक्त करता है। वह अपने भावात्मक पहलू जैसे कि आँख, कान, नाक, जीभ, हाथ, इन सब के माध्यम से प्रकट करता है। जैसे उसको भूख लगा हो तो बच्चा रोने लगता है। तत्पश्चात वह अपने माता पिता का अनुकरण करता है। उसके बाद वह समाज में आकर सामूहिक क्रियाओं पर बल देता है, जिससे उसके संज्ञानात्मक विकास में वृद्धि होती है। उम्मीद है आपको संज्ञानात्मक विकास समझ में आया होगा। इसके चरण, संज्ञानात्मक विकास के चरण क्या क्या है, यानी इसमें आपको क्या क्या आता है। तो पहला आता है अनुकूलन, यानी कि अडेप्टेशन। अनुकूलन का अर्थ है समाज का वातावरण देखते हुए उसमें खुद को ढालने के लिए अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना, जिससे उस समाज में रहने के लिए मदद मिल सके। मान लेते हैं यदि आप केरला गए तो आपको यदि हिंदी भाषा आता है तो वहाँ आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो हिंदी नहीं समझेंगे, तो आपको वहाँ के लैंग्वेज में बोलना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, वहाँ के वातावरण में ढलना पड़ेगा। तो वह आपका क्या होगा? अनुकूलन होगा। अर्थात किसी समूह को अपनाने के लिए, उनके विचारों को अपनाने के लिए अपने विचारों का त्याग करना, जिससे उस समूह को ज्वाइन करने में सहायता मिल सके। उदाहरण के लिए जैसा देश वैसा वेश। तो आपको वातावरण के अनुसार ढलना अनुकूलन है, जिसमें आप एडजस्ट हो जाओ। नेक्स्ट है आपका आत्मसातकरण, यानी एसिमिलेशन। इसमें बच्चा अपने पुराने या पूर्व ज्ञान की सहायता से नए ज्ञान का अर्जन करता है। इसमें बच्चा पुराने या पूर्व ज्ञान जो पहले से है उसमें नए ज्ञान का अर्जन करता है, वह आपका आत्मसातकरण कहलाता है। जैसे बच्चा साइकिल सीखता है, उस कारण से उसे जब साइकिल पे कंट्रोल हो जाता है, नियंत्रण हो जाता है, तो वो बड़ा होकर बाइक भी सीखने लगता है और उसमें उसको उससे मदद मिलती है, जो कि पूर्व ज्ञान है उसका, साइकिल सीखना। साम्य धारणा क्या है? इक्विलिब्रियम। इसमें बच्चा आत्मसात और समायोजन के माध्यम से संतुलन को स्थापित करता है। फ्रेंड्स, अब दोनों ही इंपॉर्टेंट यह बिंदु है, इसको समझिए। पहले ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ देना यह आपका आत्मसातकरण है, लेकिन उसको व्यवस्थित करना साम्य धारणा है, यानी कि इक्विलिब्रियम है। अब ऐसे समझिए आप, यदि कोई बच्चा, उसको पता है कि चार पैर वाले जो है, जैसे जानवर में गाय है, कुत्ता है, बकरी है, ये सब उनको मालूम है, लेकिन जो पहले उनको मालूम था कि चार पैर वाले जानवर होते हैं वो गाय ही होते हैं, तो यह सिर्फ उनके पास ज्ञान पहले से था। लेकिन अलग अलग जान गए कि चार पैर वाले ये जानवर होते हैं, वो जानवर होते हैं, अलग अलग नामों से जानने लगे, पहचानने लगे। तो उन्होंने क्या किया? वर्तमान में उसको व्यवस्थित किया। नहीं, चार पैर वाले सिर्फ गाय ही नहीं होते हैं, चार पैर वाले कुत्ते भी होते हैं, चार पैर वाले जो है बकरी भी होती है, भेड़ भी होते हैं। इस चीज को यह जो है समायोजन कर लिया, यानी कि व्यवस्थित कर लिया। तो उम्मीद है आपको आत्मसातकरण, साम्य धारणा समझ में आया। नेक्स्ट है आपका विकेंद्रण,
या विकेंद्रीकरण, जिसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। इसमें बच्चा वास्तविकता का चिंतन करता है कि वास्तविक क्या है। बच्चे को कोई खिलौना दिया जाता है तो वह सोचता है कि ये कैसे बना होगा, उसका उपयोग कैसे होता है। कई प्रश्न उसके मन में आता है, जिसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। जैसे आप किसी बच्चे को जो है खिलौना दीजिए, वो भी क्या तो उड़ने वाला, जैसे प्लेन दे दीजिए, तो बच्चा उसको देखेगा कि कैसे बना होगा, इसमें पंख लगा हुआ है, उड़ेगा कैसे, उड़ा तो फिर कैसे उड़ा। ये सब प्रश्न उसके मन में आता है। नेक्स्ट आपका पियाजे के जो 4 सिद्धांत हैं उनकी कौन कौन सी अवस्था है। पहला है आपका संवेदीगात्मक अवस्था, सेंसी मोटर स्टेज, जो कि आपका 0 से 2 वर्ष के लिए है। दूसरा है आपका पूर्व क्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 वर्ष के लिए, जिसको हम बोलते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। तीसरा है आपका मूर्त क्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 से 11 वर्ष के लिए है, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। चौथा है आपका औपचारिक क्रियात्मक अवस्था, जो कि 11 से 15 वर्ष के लिए है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। और इन सभी को हम लोग विस्तार से देखेंगे। पहला अवस्था संवेदी पेशीय अवस्था, इसी को हम बोलते हैं इंद्रिय जनित अवस्था, यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज। आप वर्ष याद रखेंगे, 0 से 2 वर्ष होता है। जन्म के समय शिशु इस जगत के प्रति अनभिज्ञ होता है, यानी उसको इसकी ज्ञान नहीं होती है, और धीरे धीरे वह आयु बढ़ने के साथ साथ अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता है, शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से जगत का ज्ञान ग्रहण करता है। वह वस्तुओं को देखकर, सुनकर, स्पर्श करके, अब देखिए यहां से प्रश्न निकलेगा आपका, स्पर्श करके, गंध के द्वारा, स्वाद के माध्यम से ज्ञान को ग्रहण करता है। कब? 0 से 2 वर्ष के बीच में। छोटे छोटे शब्दों को वह बोलने लगता है, 1-2 शब्द वाले, जैसे मम्मा, माँ, जो हल्का वर्ड होता है सो वह बोलने लगता है। परिचितों को मुस्कान के साथ स्वागत करता है और अपरिचितों को देखकर भय का प्रदर्शन करता है। यदि कोई पहचान वाला व्यक्ति आया तो बच्चे उसको देख के मुस्कुराने लगेंगे, लेकिन वो बच्चा अगर किसी को नहीं देखा है और वो आके उसको खिलाने लगे तो उससे डर जाता है, रोने लगता है। तो ये सब आपका किसमें होता है? संवेदी पेशीय अवस्था में होता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में बता रहा हूं, तो यदि आप इंग्लिश के हैं तो हिंदी में समझ ले और इंग्लिश आप यहां से इसको नोट डाउन कर ले। नेक्स्ट है आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि प्री एक्टिव स्टेज, जो कि 2 से 7 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए है? 2 से 7 वर्ष के लिए। सबसे पहला प्रश्न इससे निकलता है कि इसमें खिलौने से अनुकरण करने के माध्यम से सीखता है इसमें बच्चा, इसलिए इसको हम खिलौनों की आयु कहा गया है। पूछेगा आपसे खिलौनों की आयु किस अवस्था को कहा गया है पियाजे के अनुसार? तो प्री एक्टिव स्टेज को। इस अवस्था में शिशु को गिनती करना, रंगों को पहचानना, वस्तुओं को क्रम से रखना, सीक्वेंस में रखना, हल्के भारी का ज्ञान होना, ये सब उसको आ जाता है। माता पिता की आज्ञा मानना, पूछने पर नाम बताना, घर के छोटे छोटे कार्यों में मदद करना आदि सीख जाता है। आप देखे होंगे जो बच्चा 4-5 साल का होगा वो किचन में चला जाएगा मम्मी के पास, जबरदस्ती कहेगा मम्मी मैं रोटी बेल देता हूँ, कोई चीज उठाकर उसको चलाने लगेगा, सब्जी चलाने लगेगा, यानी वो आपको कार्यों में, छोटे छोटे कार्यों में भी मदद करने लगता है। वह तर्क वितर्क करने योग्य नहीं होता, इसलिए इसे अतार्किक चिंतन की अवस्था, बहुत इंपॉर्टेंट है यह आपका, अतार्किक चिंतन की अवस्था के नाम से भी इसे जाना जाता है। वस्तु अस्थायित्व का भाव जागृत होता है इसमें। निर्जीव वस्तुओं में सजीव चिंतन करने लगता है। निर्जीव वस्तु देखेगा तो इसको कैसे यूज करेंगे? जैसे मान लो उसको कोई बंदूक दे दो और वो आजकल शॉर्ट वीडियो देख रहा है तो बंदूक चलाने लगेगा, कहेगा कि मैं पर चलाता हूं, आप मर जाइए, इस तरह से वो व्यवहार करेगा। तो निर्जीव वस्तुओं में वह सजीव चिंतन करने लगता है, इसलिए इसे हम जीववाद कहते हैं। प्रतीकात्मक सोच पाई जाती है उसमें, अनुकरणशीलता पाई जाती है, कॉपी करने का। शिशु अहमवादी होता है और दूसरों को कम महत्व देता है। नेक्स्ट है आपका स्थूल या मूर्त। ध्यान रखेंगे, मूर्त की जगह स्थूल भी आपको ऑप्शन में दे सकता है। स्थूल या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि ग्रॉस या कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि आपका 7 से 12 वर्ष के लिए है।
इस अवस्था में तार्किक चिंतन प्रारंभ हो जाता है और यह क्वेश्चन आपका सीटेट में कई बार पूछा है। मैंने आपको पीछे दूसरी अवस्था में क्या बताया कि बच्चे में तार्किक चिंतन नहीं होता है, लेकिन इसमें अब बच्चा तार्किक चिंतन तर्क वितर्क करने लग जाता है। लेकिन बालक का चिंतन केवल मूर्त और प्रत्यक्ष वस्तुओं तक रहता है। याद रखिए, तर्क करेगा लेकिन जो उसको दिखाई दे, जो उसके सामने हो, प्रत्यक्ष हो, वह अपने सामने उपस्थित दो वस्तुओं के बीच तुलना करना सीख जाता है, अंतर करना सीख जाता है, समानता व असमानता बतलाना सीख जाता है कि यह रेड है, वह ब्लू है, वह भारी है, वह हल्का है, ये सब अंतर सीख जाता है। सही गलत व उचित अनुचित में विविध करना आदि सीख जाता है। इसलिए इसे मूर्त चिंतन की अवस्था के नाम से जानते हैं। बालक दिन, तारीख, समय, महीना, वर्ष आदि बताने योग्य हो जाता है। ये हर एक वैसा पॉइंट मैं बताया हूं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट छाप लिए जाते हैं। उलटने या पलटने की योग्यता यानी कि रिवर्सिबिलिटी पाई जाती है इसमें। इसे हम पलटावी अवस्था के नाम से जानते हैं। किसी बातों को तुरंत वो कर जाएगा, है ना, अपनी बातों से इधर उधर कर लेगा, तो इसे हम पलटावी अवस्था के नाम से भी जानते हैं। भाषा एवं संप्रेषण योग्यता का विकास इसी अवस्था में होता है। नेक्स्ट है आपका चौथा स्टेज यानी आखिरी स्टेज, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 12 वर्ष के बाद का है। इस अवस्था में किशोर मूर्त के साथ साथ अमूर्त चिंतन करने योग्य भी बन जाता है। डिफरेंस याद रखिए, पीछे मैंने बताया तीसरा स्टेज में कि उसमें सिर्फ वही वस्तुओं को तर्क वितर्क करेगा जो मूर्त हो, जो प्रत्यक्ष हो, लेकिन चौथे स्टेज में वह मूर्त के साथ साथ अमूर्त चिंतन करने योग्य भी हो जाता है। इसलिए इसे तार्किक चिंतन की अवस्था के नाम से भी जानते हैं। इस अवस्था में मानसिक योग्यताओं का पूर्ण विकास हो जाता है। इस अवस्था में परिकल्पनात्मक चिंतन पाई जाती है। क्या पाई जाती है? हाइपोथेटिकल थिंकिंग, जो कि आप जानते हैं कि लोग कल्पना करने लगता है, बैठे बैठे ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा होगा, वैसा होगा, ये सब भावनाएं उसमें उत्पन्न होने लगती है। अब हम लोग देखेंगे जीन पियाजे के संबंधित शिक्षा में योगदान, उनका शिक्षा में और क्या योगदान है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में उन्होंने कहा है, अध्यापक अपने आप को विद्यार्थी के स्थान पर रखकर देखें। जब अध्यापक टीचर जब टीचिंग करे तो उनके जगह पर रखकर देखें कि वो कैसा महसूस करते हैं, तभी वो बच्चों की समस्याओं को समझ पाएंगे, बच्चे की इच्छाओं को जान पाएंगे कि बच्चे कैसे पढ़ना चाहते हैं, उनके मन में आखिर चल क्या रहा है, वो कैसा सोचते हैं, और उनकी समस्याओं को विद्यार्थियों की दृष्टि से देखें। इसे साक्षात्कार, प्रश्नावली, निरीक्षण विधि द्वारा किया जाता है। तो जो आप यहाँ विद्यार्थी की जगह पर रख के देखेंगे, कैसे? साक्षात्कार के द्वारा, यानी बातचीत कर सकते हैं, प्रश्नावली, प्रश्न पूछ सकते हैं, निरीक्षण विधि, इन सब के द्वारा आप उसको लागू कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अध्यापक को यह सोचना चाहिए, यह जानना चाहिए कि छात्र को स्वयं सीखने दे। छात्र जब तक, आपने सुना है, करके सीखने पर बल देता है सरकार, किसमें? करके सीखने पर। अर्थात अध्यापक को यह चाहिए कि छात्र को स्वयं सीखने दें, उन्हें अपने अधिगम को स्वयं संचालित करना चाहिए ताकि वह ज्यादा से ज्यादा सीख सके। बालक अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं कर सकते हैं, उनके सीखने समझने का निर्माण का अलग ढंग होता है, अतः उन्हें सुविधाएं देकर स्वयं सीखने का अवसर देना चाहिए। छात्र को जितना अधिक करके सीखने का अवसर मिलेगा, वह ज्ञान की प्राप्ति उतना ज्यादा करेगा। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक या मानसिक विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इनके अनुसार जो संज्ञानात्मक और मानसिक विकास है वह लगातार होते रहती है। बालकों का मानसिक विकास धीरे धीरे एक सोपान के तहत होता रहता है। अध्यापकों को पहले बालकों के मानसिक विकास की अवस्था का निर्धारण कर तब उसे शिक्षित करने के हेतु योजना बनानी चाहिए। नेक्स्ट, तार्किक चिंतन के विकास में बाल्यावस्था महत्वपूर्ण कड़ी मानी जाती है। किसमें? तार्किक चिंतन के विकास में जो बाल्यावस्था होती है ना, 6 से 12,
वह बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। शिक्षकों को बच्चों में तार्किक क्षमता बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। जब तक बच्चे किसी प्रश्नों पर तर्क वितर्क नहीं करेंगे, किसी टॉपिक को विस्तार नहीं करेंगे, वह उसको नहीं जान पाएंगे। इसलिए उसमें तार्किक चिंतन, सोचने समझने की शक्ति होनी चाहिए, तर्क वितर्क करना आना चाहिए। तो एक शिक्षक को चाहिए कि बच्चे में यह चिंतन, तार्किक चिंतन उत्पन्न करे। वर्ग में सामान्य रूप से विद्यार्थियों के छोटे छोटे समूहों में विभाजित कर उनमें विचार के माध्यम से तार्किक बुद्धि के विकास के अवसर देनी चाहिए। बच्चों को गलती करने और उसमें स्वयं सुधारने का पर्याप्त अवसर देना चाहिए। शिक्षकों को बच्चे को गलती को अवसर में बदलने की जो है क्षमता उत्पन्न करनी चाहिए। कैसे बच्चा अगर कोई गलती कर रहा है तो उसको हम कोई अवसर में उत्पन्न कर दे, बदल दे। इस प्रकार शिक्षकों को जो है बच्चों पर परिवर्तन लानी चाहिए। यानी कि बच्चों की गलतियों पर उसको निराशा नहीं देना चाहिए, उसके हरास नहीं करनी चाहिए, पनिश नहीं करना चाहिए, बल्कि उस गलती से कैसे सुधरे, कैसे वो उसमें कुछ अवसर प्रदान हो, वो नई चीजों को खोजे, वैसा अवसर उसमें उत्पन्न करना चाहिए। शिक्षकों को प्रयोगात्मक शिक्षा एवं व्यवहारिक शिक्षा पर बल देना चाहिए। प्रयोगों के माध्यम से बालकों में नवीन विचार का संचार होता है। नवीन मतलब नई दृष्टिकोण, नए विचार मौलिक अन्वेषण के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होता है। तो फ्रेंड्स, बस आज के लिए इतना ही। मैं आपको जीन पियाजे से संबंधित 99% बता चुका हूं। इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न चांसेस नहीं है कि पूछेगा। मैंने जो अभी आपको ये बताया, जीन पियाजे का शिक्षा में योगदान, यह आपका शिक्षण शास्त्र की समझ बढ़ाने में मदद करेगा। आपको जानने में मदद मिलेगा कि शिक्षण शास्त्र क्या है, कैसे बच्चों में क्षमता बढ़ती है, उनका विकास कैसे होता है। उम्मीद है आपको जीन पियाजे के बारे में बेहतरीन रूप से समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स, और आपको किस पर वीडियो चाहिए, सीडीपी से रिलेटेड कौन सा वीडियो चाहिए, चाहे वो कोहल वर्ग हो, वाटसन हो, किस पे चाहिए आप कमेंट में करें। मैं आपको उस पर लेक्चर जरूर दूंगा और आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है कि मैं आपके लिए अच्छा कंटेंट देता हूं, तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।